गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में मार्क्स पढ़ रहे थे कि मार्क्स की जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है उसमें हमने पढ़ा था कि मार्क्स ने किस प्रकार जो है इतिहास में समाज की 6 अवस्थाएं बताई थी। उन 6 अवस्थाओं का वर्णन हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था और आपको बताया था कि मार्क्स जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर केवल जो है कहता है कि आर्थिक व्याख्या के आधार पर ही जो है इतिहास रचा जाता है। ये मार्क्स ने जो है स्पष्ट रूप से अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया है। तो मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जिसे हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या कहते हैं, हमने पिछली कक्षा में जो है 6 अवस्थाएं जो उसके बारे में चर्चा की थी। किस प्रकार से जो है इतिहास में हमें 4 अवस्थाएं तो देखने को मिल चुकी हैं जो कि मानव सभ्यता में घटित हुई हैं और इतिहास में हम उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जो बाद की जो 2 अवस्थाएं जो उसने बताई है, श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद और साम्यवादी जो अवस्था जो बताई है, वो आज तक जो है हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। चीन में जरूर और रूस में साम्यवादी अवस्था हमें देखने को मिली, साम्यवाद हमें देखने को मिला, लेकिन मार्क्स का वो रूप नहीं मिला जिस रूप में मार्क्स ने अपने उस सिद्धांत में इस चीज को जो है चित्रित किया था। वो एक अलग रूप में हमें जो है वर्तमान में दिखाई दिया। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के आधार पर जो ये स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि इतिहास आर्थिक घटनाओं का क्या है, घटनाक्रम है, और इतिहास में आर्थिक घटनाएं ही क्या होती हैं, पूरी तरह से जो है कार्य कारण संबंध स्थापित करती हैं और किस प्रकार से इतिहास उन्हीं का वर्णन है। तो मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में हमने जो है इस आधार पर जो उसका स्पष्ट रूप से आपको बताया था पिछली कक्षा में। अब हम देखते हैं कि मार्क्स के जो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना। तो देखिए आलोचना हम देखते हैं, आलोचना का पहला पॉइंट है। तो देखिए मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना। तो देखिए मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या की, मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना। तो हम देखते हैं कि मार्क्स ने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना जो है आलोचकों ने इस आधार पर प्रस्तुत की है। पहला पॉइंट है आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। पहला पॉइंट है आलोचना का, आर्थिक तत्व पर, आर्थिक तत्व पर अत्यधिक, अत्यधिक और अनावश्यक बल, और अनावश्यक बल। हम देखते हैं कि मार्क्स ने केवल आर्थिक तत्व पर ही महत्वपूर्ण रूप से बल दिया है, जबकि हम देखते हैं कि इतिहास में केवल आर्थिक व्याख्याओं का घटनाक्रम ही हमें देखने को नहीं मिलता। इतिहास में अन्य चीजें भी हमें दिखाई देती हैं और मार्क्स केवल आर्थिक तत्व को ही आवश्यकता से अधिक महत्व देता है, जबकि हम देखते हैं कि इतिहास में समाज को निर्धारित करने के लिए भौगोलिक तत्व, मानवीय विचार, सामाजिकता, ये सारी चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और मार्क्स केवल आर्थिक तत्व को ही महत्वपूर्ण समझता है। इस कारण हम कहते हैं कि मार्क्स ने जो है आलोचकों को मानना है कि आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया है। अगला है आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। तो देखिए आर्थिक आधार पर दूसरी आलोचना है, आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की, सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है।
तो देखिए मार्क्स केवल आर्थिक आधार पर ही ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या प्रस्तुत करता है, जो कि संभव नहीं है। तो देखिए मार्क्स का यह मानना है कि आर्थिक आधार ही है सभी ऐतिहासिक घटनाओं का, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम 1914 में हमने देखा प्रथम महायुद्ध के समय आर्थिक साम्राज्यवाद अवश्य था, लेकिन इसमें राष्ट्रीय विचारों का संघर्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। तो देखिए इस प्रकार हमने प्रथम महायुद्ध के समय में देखा कि आर्थिक जो है वो तत्व तो मौजूद था, लेकिन उसके साथ साथ ही राष्ट्रीय विचारों में जो अंतर संघर्ष था, अंतर द्वंद था, वो भी कम नहीं था। तो इस प्रकार केवल आर्थिक आधार पर ही सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करना संभव नहीं है। अगला है इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा। तो देखिए इतिहास के निर्धारण में संयोग के तत्व की उपेक्षा। तो देखिए इतिहास निर्धारण में संयोग कि कोई भी चीज अचानक होती है और उसकी उपेक्षा मार्क्स ने की है। तो मार्क्स केवल आर्थिक तत्वों को ही जो है इतिहास का घटनाक्रम मानता है, और संयोग के तत्व की उपेक्षा वो करता है कि हम देखते हैं कि उसने इस तत्व को पूरी तरह से भुला दिया है। तो देखिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से इतिहास में जो है घटनाएं संयोग वश भी होती हैं, और हम संयोग को मानते हैं कि किस प्रकार से इतिहास संयोग का जो है संयोग के आधार पर भी रचा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से मार्क्स की व्याख्या को उचित नहीं कहा जा सकता कि मार्क्स जो है इस संयोग के तत्व की उपेक्षा करता है, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास रचने में। अगला है मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। मानवीय इतिहास के कालक्रम का मानवीय इतिहास के कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है। तो देखिए मार्क्स जो है इतिहास के कालक्रम का निर्धारण करता है। किस प्रकार से? उसने समाज की 6 अवस्थाओं में बताई, किस प्रकार से जो है आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था के बाद में सामंतवाद, पूंजीवादी व्यवस्था, फिर जो है श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व वाली व्यवस्था, फिर है साम्यवादी अवस्था। तो इस प्रकार से मार्क्स एक के बाद एक जो है कालक्रम का निर्धारण करता है कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से एक के बाद एक अवस्थाएं जो है उसने अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में बताई हैं। और हम ये देखते हैं कि कालक्रम का निर्धारण संभव नहीं है इतिहास में, कि किस प्रकार से हम ये देखें कि जो है एक क्रम में व्यवस्थाएं आए, तो हम देखते हैं कि वस्तुतः ऐसा नहीं हुआ है। और जो है इतिहास में इस क्रम में हमें जो अवस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं। अगली आलोचना है राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। आर्थिक
सत्ता नहीं है। तो देखिए मार्क्स जो है एक ही आधार मानता है, आर्थिक सत्ता, जबकि राजनीतिक सत्ता जो होती है वो कई प्रकार से जो है प्रभावित होती है, जैसे कि धार्मिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्क्स केवल जो है आर्थिक सत्ता की बात करता है, और हम कहते हैं कि जो है किस प्रकार से हमें राजनीतिक सत्ता में, धार्मिक सत्ता हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जो है पोप और चर्च की हम बात देखते हैं, धार्मिक सत्ता का कई महत्वपूर्ण वहां पर स्थान है। तो केवल राजनीतिक सत्ता का एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता नहीं है। हम जब प्राचीन समय में देखते हैं तो राजनीतिक सत्ता का आधार धार्मिक सत्ता हमें देखने को मिलता है जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता का केवल एकमात्र आधार आर्थिक सत्ता ही नहीं है। अगला है, आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। तो देखिए आर्थिक संबंधों को, अगली आलोचना है आर्थिक संबंधों को राजनीतिक सत्ता द्वारा, आर्थिक संबंधों को राजनीतिक सत्ता द्वारा बदला जा सकता है। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक सत्ता द्वारा, राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। तो देखिए राजनीतिक शक्ति जो होती है वो आर्थिक शक्ति को जन्म देती है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत आर्थिक सिद्धांत को जन्म देते हैं। हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद में इंग्लैंड में व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म हुआ और इसने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को, लेसेस फेयर को जन्म दिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर्थिक संबंधों को राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक शक्ति कहना सही होगा, राजनीतिक शक्ति द्वारा, राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। राजनीतिक शक्ति द्वारा बदला जा सकता है। देखिए राजनीतिक शक्ति महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो कि आर्थिक संबंधों को किस प्रकार से बदल सकती है। जैसे कि हमने इंग्लैंड में देखा 18वीं शताब्दी में कि किस प्रकार से वहां पर जो है औद्योगिक क्रांति ने के बाद में व्यक्तिवादी विचारधारा आई और जिसने हस्तक्षेप की नीति, आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्र और मुक्त व्यापार की नीति जो है वो उसने प्रतिपादित की। तो इस प्रकार आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति चेंज कर सकती है, बदल सकती है। अगला पॉइंट है आलोचना का, इतिहास की धारा का राज्यविहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। अगला है, इतिहास की धारा का राज्यविहीन समाज पर, इतिहास की धारा का राज्यविहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। तो देखिए इतिहास की धारा का, जैसे कि मार्क्स जो है अंतिम अवस्था में कहता है कि साम्यवादी अवस्था में राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषणविहीन समाज की स्थापना की बात करता है और ये कहता है कि अंतिम अवस्था में राज्य नहीं होगा। वो अपनी पुस्तक में कहता है कि विदर स्टेट की बात करता है, राज्य के अंततः है उसके विलोप की बात करता है कि राज्य अंत में समाप्त हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य का नष्ट, राज्य रूपी संस्था का अंत हो जाएगा, क्योंकि राज्य जो है वो शोषण का पुंज है। मार्क्स ये मानता है कि राज्य जो है उसमें शोषण महत्वपूर्ण है और राज्य में शोषण होता है, क्योंकि हमेशा उसने अपने वर्ग संघर्ष में बताया है
क्लास स्ट्रगल में किस प्रकार से समाज की सभी अवस्थाओं में दो वर्ग मौजूद होते हैं, उन दो वर्गों में जो है निरंतर संघर्ष सदैव रहता है, दोनों में संघर्ष बना रहता है। तो इस प्रकार से मार्क्स जो है ये कहता है कि पूंजीवादी युग में उसने बुर्जुआवादी का नाम लिया है। किस प्रकार से पूंजीपति और श्रमिक वर्गों में वो पूंजीवादी अवस्था में मानता है कि समाज दो वर्गों में बटा होता है कि एक जो है एक वर्ग पूंजीपति वर्ग है और दूसरा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग है। तो इस प्रकार से मार्क्स ये कहता है कि समाज हमेशा से दो विरोधी ताकतों में बटा रहता है और उनमें हमेशा संघर्ष व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स का ये राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना जो है, इस प्रकार से हमें इतिहास में ये वर्णन नहीं मिलता कि ऐसी कोई अवस्था इतिहास में हमें देखने को मिली है। जब हमने इतिहास के पन्ने हम पलटते हैं तो राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन एक समाज, शोषण मुक्त समाज की स्थापना जो मार्क्स करता है वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्क्स की ये इतिहास की धारा का राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। और इतिहास का यदि राज्य विहीन समाज पर आकर रुक जाएगा तो समाज का जो है उत्थान कैसे होगा, क्योंकि समाज जो है, समाज का उत्थान राज्य के द्वारा ही होता है, क्योंकि राज्य लोक कल्याण के कार्य करता है, जिससे समाज जो है समाज का उत्थान होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स ने उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी हम यह कह सकते हैं कि मार्क्स ने केवल एक ही पक्ष को माना। आर्थिक तत्वों के आधार पर उसने अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की, उसने परिकल्पना प्रस्तुत की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन इसके साथ साथ ही आर्थिक तत्वों के साथ साथ उसने अन्य तत्वों की उपेक्षा की है, जो कि ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। और हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक तत्वों के साथ साथ इतिहास को रचने में अनेक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी जो वो केवल आर्थिक तत्वों पर ही अपने जो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की परिकल्पना प्रस्तुत करता है, वो हमें जो है एक पक्षीय दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि मार्क्स के इस सिद्धांत के बाद में मार्क्स का जो अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्क्स का ये इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद भी जो है ये केवल आर्थिक तत्वों की ही बात करता है और अन्य जो महत्वपूर्ण तत्व हैं इतिहास को रचने में उनकी उपेक्षा करता है। तो इस प्रकार मार्क्स का जो अगला सिद्धांत है वो आता है क्लास स्ट्रगल। तो देखिए, इसके बाद में मार्क्स का क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत आपके सिलेबस में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, अगला टॉपिक है आपका मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में क्लास स्ट्रगल भी कहते हैं। क्लास स्ट्रगल। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का ये सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में क्लास स्ट्रगल भी कहते हैं। तो देखिए,
कार्ल मार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान है और मार्क्स यह कहता है कि समाज की सभी अवस्थाओं में हमें जो है वर्ग संघर्ष दिखाई देता है। तो देखिए, मार्क्स ने समाज की जो 6 अवस्थाएं बताई, आदिम साम्यवादी अवस्था को देखकर के बाद में जो भी अवस्थाएं उसने बताई, उनमें हम देखते हैं कि प्रत्येक अवस्था में समाज में 2 वर्ग हैं और एक वर्ग शासक वर्ग या जिसे हम शोषक वर्ग भी उसने कहा है मार्क्स ने कि एक वर्ग तो शोषक वर्ग है जबकि दूसरा शोषित वर्ग है। तो शोषक वर्ग जो शोषण कर रहा है, शोषित वर्ग जिसका शोषण हो रहा है। तो मार्क्स अपने क्लास स्ट्रगल के सिद्धांत में बताता है कि समाज में हम देखते हैं कि प्रत्येक अवस्था में 2 विरोधी जो होते हैं वर्ग होते हैं। उन दोनों विरोधी वर्गों में हमेशा वर्ग संघर्ष व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में हम देखते हैं कि समाज की प्रत्येक अवस्था में वो 2 विरोधी वर्गों की बात करता है जिसमें कि संघर्ष सदैव व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार मार्क्स की दास अवस्था में हम देखें स्वामी और दास, इसी प्रकार से सामंतवादी अवस्था में देखें हम सामंत और कृषक किसान, इसी प्रकार से पूंजीवादी अवस्था में देखें हम पूंजीपति और दूसरा है श्रमिक वर्ग मजदूर। तो देखिए, इस प्रकार से मार्क्स ने समाज की प्रत्येक अवस्था में 2 विरोधी वर्गों की बात कही है और ये बताया है कि समाज में प्रत्येक अवस्था में 2 विरोधी वर्ग रहते हैं, एक शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। तो इस प्रकार से मार्क्स कहता है कि प्रत्येक अवस्था में शोषण होना तय है और इसलिए समाज में प्रत्येक अवस्था में 2 जो होते हैं विरोधी वर्ग होते हैं जिनमें वर्ग संघर्ष हमेशा व्याप्त रहता है, क्योंकि एक वर्ग तो होता है वो अपने आप को अधिक से अधिक शक्ति से संपन्न जो है करने के लिए प्रयासरत रहता है और दूसरा वर्ग जो होता है वो उसके अधीन रहकर काम करता है और उसका शोषण पहले वर्ग द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष में ये मानता है कि समाज की प्रत्येक अवस्था में 2 वर्ग हैं जिनमें हमेशा जो है वर्ग संघर्ष व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार देखिए, मार्क्स अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में उसने कहा है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास, देखिए मार्क्स ने इस संबंध में मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है, मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा है कि अब तक का इतिहास मार्क्स कहता है अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास, अब तक के सॉरी गलती हो गया, अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास, वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। तो देखिए, मार्क्स अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहता है
कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और वर्ग संघर्ष को ही वो जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो हम देखते हैं कि मार्क्स जो है ये कहता है कि मार्क्स कहता है वर्ग व्यक्तियों के समूह को कहते हैं कि जो उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो। तो देखिए मार्क्स कहता है वर्ग उस व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, उस व्यक्तियों के समूह को कहते हैं, उस व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं तथा जिनके सामान्य हित एक हो, सामान्य हित एक हो। सामान्य हित उत्पादन की विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और उनके सामान्य हित एक हो। तो इस प्रकार से मार्क्स का मानना है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन तथा वितरण पर आधारित है। तो देखिए उत्पादन, तो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उत्पादन और वितरण से मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उत्पादन और वितरण से संबंधित है। तो देखिए मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उत्पादन और वितरण से संबंधित है, तथा इस पर आधारित है। तो मार्क्स ये कहता है कि समाज में जो है दो वर्गों को मानकर चलता है और दोनों वर्ग समाज में हमेशा अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। तो देखिए मार्क्स ये कहता है कि समाज में वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उत्पादन और वितरण पर आधारित है। तो देखिए मार्क्स का मानना है कि समाज में दो वर्ग सदैव व्याप्त रहते हैं और उन दोनों वर्गों में अपने विरोधी हितों के कारण संघर्ष रहता है। तो उत्पादन के साधनों पर जिसका स्वामित्व है वो तो क्या होता है, मालिक होता है, जिसे हम पूंजीपति कहते हैं, जिसे हम सामंत कहते हैं, जिसे हम स्वामी कहते हैं। तो देखिए एक वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और जबकि दूसरा जिसके पास में उत्पादन के साधन नहीं है और वो उसके अधीन रहकर क्या करता है, मजदूरी करता है, श्रम करता है और अपनी आजीविका उस श्रम के द्वारा जो उसे मिलता है उससे चलाता है। तो इस प्रकार से मार्क्स ये कहता है कि उत्पादन और वितरण की प्रणाली पर ये वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आधारित है, क्योंकि एक वर्ग तो स्वामी है जिसका कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है, जबकि दूसरा वर्ग जो है जिसके पास में उत्पादन के साधन नहीं है और जो स्वामी के अधीन रहकर कार्य करता है, श्रम करता है, वो क्या है, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है। तो देखिए
दूसरा वर्ग जो है पूंजीपति पर आश्रित है और इस प्रकार वह पूंजीपति पर आश्रित रहकर अपना कार्य करता है। तो देखिए, दूसरा वर्ग जो है निरंतर जो है प्रथम वर्ग के अधीन रहकर कार्य करता है और निरंतर जो है उसका शोषण होता है, क्योंकि उसे इतना पर्याप्त नहीं मिलता ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। तो इसलिए हमेशा वो संघर्ष करता है और इस प्रकार वह पहले वर्ग के अधीन रहकर कार्य करता है और प्रथम वर्ग उसका पूरी तरह से शोषण करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये अवस्था जो होती है जिसमें हम देखते हैं किसान का निरंतर, श्रमिक वर्ग का निरंतर शोषण हो रहा होता है, क्योंकि उसको पर्याप्त जो है धन प्राप्त नहीं होता, मजदूरी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि पूंजीपति जो है अपना जो भी मुनाफा उसकी जेब में जाता है, जिसे मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बताया है, जो कि हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जिसे हम सरप्लस वैल्यू भी कहते हैं। तो इस प्रकार मार्क्स ये कहता है कि जो समाज का किसान वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, वो निरंतर जो है और अधिक जो है गरीब होता जाता है, जबकि दूसरा वर्ग और अधिक अमीर होता जाता है। इस प्रकार से दोनों में जो खाइयां होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उस खाइयों को कभी भी पाटा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार मार्क्स ये कहता है कि समाज में ये दो वर्ग जो होते हैं हमेशा रहते हैं और इन दोनों वर्गों में निरंतर संघर्ष रहता है, क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स का ये मानना है कि समाज के दोनों वर्गों में जो है निरंतर संघर्ष रहता है।